आज मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है, जहां पर हम माशी तौर पर बहुत कमज़ोर सिचुएशन में खड़े हैं। क्या रूट कॉजेज़ हैं कि आज तक हमारे मुल्क की मईशत ठीक नहीं हुई। पाकिस्तान जब वजूद में आया तो पाकिस्तान के पास प्रॉपर इकोनॉमिक सेक्टर्स मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से आप उस पहले माशी प्लान को उसको भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सके कि आपके मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगा। इसके बाद इमरान खान साहब का दौर आता है, जो नवा ईरा है इकोनॉमी का। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ी, इंडस्ट्रियल सेक्टर चलना शुरू हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 के आने से पाकिस्तान की इकोनॉमी एक दफ़ा फिर क्राइसिस के अंदर जाना शुरू हुई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज मैं आपसे पाकिस्तान की माशी तारीख के बारे में बात करूँगा। आज मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है, जहाँ पर हम माशी तौर पर बहुत कमज़ोर सिचुएशन में खड़े हैं। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, ये हमें पता चलता है जब हम पिछले 77 सालों की तारीख पढ़ते हैं। आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रूज़वेल्ट की एक बहुत मशहूर सेइंग तो सुनी होगी, द मोर यू नो अबाउट योर पास्ट द बेटर प्रिपेयर्ड यू आर फॉर द फ्यूचर। तारीख का जायज़ा क्यों अहम होता है? क्योंकि तारीख हमें बताती है कि आपके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कैसे होने चाहिए। आपके मौजूदा मसाइल के पीछे क्या ऐसे रूट कॉजेज़ हैं जिनको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम किसी भी मसले का तारीखी जायज़ा ज़रूर लेते हैं। और इसी तनाजुर में मैं आज आपसे पाकिस्तान की 77 साला माशी तारीख के ऊपर बहुत डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। अगर हम इन 77 ईयर्स को डिवाइड कर लें तो हमें 9 ईराज मिलते हैं, 9 पीरियड्स मिलते हैं। यूँ समझ लीजिए कि 9 अदवार हैं पाकिस्तान की माशी तारीख के, जिनको मैं वन बाय वन आपके सामने रखूंगा। और इन 9 के 9 ईरास को एक्सप्लेन करने के बाद मैं एक ब्रीफ एनालिसिस दूंगा कि हमने इन 77 साल की इकोनॉमिक हिस्ट्री से क्या सीखना है, क्या रूट कॉजेज़ हैं कि आज तक हमारे मुल्क की मईशत ठीक नहीं हुई। तो स्टार्ट करते हैं पहले ईरा से। पहला ईरा जो है वो 1947 से 1957 10 साला दौर है। इसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने अपने इनिशियल ईयर्स के अंदर किस तरह से अपनी मईशत को चलाने की कोशिश की। नाजरीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जब अलग किया गया और पाकिस्तान जब वजूद में आया तो पाकिस्तान के पास प्रॉपर इकोनॉमिक सेक्टर्स मौजूद नहीं थे। हमारे मुल्क में प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ मौजूद नहीं थी। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा कमज़ोर था। तो हमें इनहेरिटेंस में ही एक कमज़ोर इकॉनमी मिली थी। और एक कमज़ोर इकॉनमी मिलते ही हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने सोचा कि चूंकि ये दौर अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, दुनिया एग्रीकल्चर सेक्टर से हटकर इंडस्ट्रीज़ की तरफ जा रही है, तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को पीछे छोड़कर इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना चाहिए। जबकि पाकिस्तान उस टाइम पर एक एग्रेरियन इकॉनमी था। तो यूं समझ लीजिए कि हमसे पहली गलती ये हुई कि बहैसियत एक ज़राई मुल्क हमने ज़राअत के ऊपर फोकस करने की बजाय हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर फोकस करने की कोशिश की। और उससे हुआ क्या, पाकिस्तान में शुरू के टाइम पर ही एक वीट क्राइसिस आया। पाकिस्तान में एक वीट की शॉर्टेज क्रिएट हुई और चूंकि आपका रुझान एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ नहीं था, वीट प्रोडक्शन उतनी नहीं थी और आप शुरू के सालों में ही पाकिस्तान को एक इंडस्ट्रियल मुल्क बनाना चाह रहे थे, तो वहाँ से आपको एहसास हुआ कि नहीं, पाकिस्तान को एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा मसला ये कि उस टाइम पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो एग्रीकल्चरल गुड्स की डिमांड्स बढ़ने के साथ साथ एक बहुत बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान में आ रहा था, क्योंकि फूड की जो प्राइसेस थी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई और पाकिस्तान ने अपने इनिशियल ईयर्स में ही जो फूड आइटम्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर दी। बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो फूड नीड्स हैं, जो उनकी कंजम्पशन नीड्स हैं, उनको केटर करने के लिए। तो ये पहली गलती थी पाकिस्तान की कि हम बहैसियत एग्रीकल्चरल मुल्क हमने
उसको इग्नोर करके इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और हम सही तरीके से पहले 10 सालों में कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी नहीं बना सके, हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी नहीं बेहतर कर सके, और हमारी जो इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी ग्रोथ रेट भी हमें 3 to 4% देखने को मिली, वो कोई बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह नहीं। इन्हीं 10 सालों के अंदर पाकिस्तान ने एक और तजर्बा किया जिसे हम कहते हैं 5 साला माशी प्लान, 5 years इकोनॉमिक प्लान्स। पाकिस्तान ने रशिया, जो कि उस टाइम सोवियत यूनियन था, उससे एक मोटिवेशन ली कि हम 5 साला माशी प्लान बनाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और 5 साल बाद फिर एक नया प्लान लेकर आएंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो 5 साला प्लान से हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना शुरू कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और आपके इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस होने की वजह से, कुछ ऐसे मुहर्रिकात होने की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होने की वजह से, आप उस पहले माशी प्लान को जो 1955 में आया था उसको भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सके कि आपके मुल्क में पहला मार्शल लॉ लग गया 1958 में, और जहां पर आपका ये जो 10 साला एक इनिशियल एक्सपेरिमेंट था विद पाकिस्तान इकोनॉमी, उससे कोई खातिर खा आउटपुट नहीं निकली, कोई उसका इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसके बाद दूसरा दौर आता है 1958 से 1969 तक। आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं ये दौर अयूब खान साहब का था। अयूब खान साहब ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए 3-4 बहुत बड़े काम किए। पहला काम जो किया गया वो था पाकिस्तान की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई 1959 में, जिसका क्रेडिट अयूब खान साहब को जाता है। और ना सिर्फ इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई बल्कि 2 अदारे बनाए गए। पहला अदारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसका मकसद था कि ऐसा बैंक बनाया जाए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को लोन्स दे, क्रेडिट्स दे और इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे, ताकि पाकिस्तान के अंदर आप ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें और प्रोड्यूस करके आप उसको बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। और दूसरा अदारा बनाया गया था पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका मकसद था कि पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर को हर तरीके से सपोर्ट देना, वो इंटेलेक्चुअल, वो इनोवेटिव कैपेबिलिटीज इन्हांस करना इंडस्ट्री सेक्टर की, जिससे पाकिस्तान एक कंपेटिटिव लेवल पर जाकर दुनिया के अंदर सर्वाइव कर सके और compete कर सके। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ साथ अयूब खान साहब ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी बहुत रेफॉर्मेटिव काम किए। पहला जो काम था वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत अयूब खान साहब ने ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स और इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जो उस टाइम पर 1960 के लिहाज से डेवलप कंट्रीज अडॉप्ट कर रही। अयूब खान साहब ने हाइब्रिड सीड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई, और इसके साथ साथ सबसे अहम, अयूब खान साहब ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की। इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में मंगला और तरबेला डैम जैसे 2 बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए, जिससे पाकिस्तान ने बिजली की पैदावार को बढ़ाया। और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में 600% इजाफा हुआ इन प्रोजेक्ट्स की वजह से। तो अयूब खान साहब का जो दौर था वो इस लिहाज से एक सुनहरी दौर था कि अयूब खान साहब ने पाकिस्तान के 2 बड़े सेक्टर्स के ऊपर काम किया। लेकिन जब हम इसके नेगेटिव पहलुओं पे आते हैं तो हम देखते हैं कि अयूब खान साहब ने एक इकोनॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था हार्वर्ड ट्रिकल डाउन मॉडल। हार्वर्ड ट्रिकल डाउन मॉडल ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो 22 मजबूत खानदान थे उनको एम्पावर किया गया, उनके थ्रू पाकिस्तान की मईशत को चलाने की कोशिश की गई, और उससे पाकिस्तान के अंदर ग्रेटर इनकम इनइक्वालिटीज आई। अमीर अमीर तर होता चला गया और गरीब गरीब तर होता चला गया। तो नेगेटिव पहलू ये था कि पाकिस्तान में तरक्की तो हुई लेकिन पाकिस्तान में बहुत अनइक्वल किस्म की जो है वो तरक्की हुई। इसके बाद तीसरा दौर शुरू होता है 1972 से 77, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था। भुट्टो साहब ने 180 डिग्री के ऊपर शिफ्ट लिया और उन्होंने ऐसी माशी पॉलिसियां बनाना शुरू कर दी जो अब तक पाकिस्तान के अंदर किसी ने नहीं बनाई थी। भुट्टो साहब ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया स्टेट कैपिटलिज्म का। स्टेट कैपिटलिज्म या नेशनलाइजेशन ऐसी पॉलिसी को कहते हैं जहां पर स्टेट कहती है कि हमने आज के बाद फलां फलां सेक्टर को ओन करना शुरू कर दिया है,
अब वो सेक्टर अपने लिए पैसे नहीं कमाएगा, अब वो रियासत के लिए काम करेगा। तो ये पॉलिसी ये होती है कि जब स्टेट स्पेसिफिक सेक्टर्स का या पूरी इकोनॉमी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है और फिर प्राइवेट सेक्टर नहीं रहता, हर वो सेक्टर जो पहले अपने लिए काम करता था, पैसा कमाता था, अब वो स्टेट के लिए काम करता है। और किसी भी मुल्क में ये नेशनलाइजेशन की पॉलिसी या स्टेट कैपिटलिज्म कभी भी फेवरेबल नहीं होता उन इंडस्ट्रीज के लिए जो उस मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट करती हैं, वहां जॉब्स क्रिएट करती हैं और उनका मकसद वहां पर पैसा कमाना होता है। भुट्टो साहब का मानना यह था कि पाकिस्तान में अयूब खान की पॉलिसी से बहुत इनइक्वालिटीज बढ़ी हैं, अमीर अमीरतर होता गया और गरीब गरीबतर होता गया। तो इस टाइम पर जरूरत है कि हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं जहां स्टेट कंट्रोल करे इकोनॉमी को, हर कोई स्टेट के लिए काम करे और स्टेट स्पून फीड करे लोगों को, जो सोशलिज्म या कम्युनिज्म के अंदर होता है। और उसका मकसद था मुल्क में सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट कर। इसका नुकसान ये हुआ कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो पाकिस्तान छोड़कर जाने लग गई, कारोबारी एक्टिविटीज बंद होना शुरू हो गई और पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी और बहुत बुरे हालात होना शुरू हो गए। दूसरी भुट्टो साहब से गलती ये हुई कि भुट्टो साहब ने कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स लगाए, लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए। कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हम उन प्रोजेक्ट्स को कहते हैं जहां पर पैसा रिक्वायर्ड होता है, जैसे माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर लेबर से ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, जहां पर आप लेबर के लिए जॉब्स क्रिएट करते हैं, उनके लिए इंसेंटिव्स क्रिएट करते हैं, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और लोग खुशहाल होते हैं। और तीसरी जो पॉलिसी थी जो कि किसी हद तक प्रोग्रेसिव थी, वो थी लेबर एक्सपोर्ट पॉलिसी, जहां पर भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की लेबर को बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करना शुरू किया और उस लेबर ने जाकर अगले 5, 10, 15 सालों के अंदर पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजना शुरू की और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है आहिस्ता आहिस्ता अपलिफ्ट होना शुरू हुई। लेकिन उसका फायदा भुट्टो साहब को नहीं हुआ। उस दौर में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया इन पॉलिसीज की वजह से, जिसको भुट्टो साहब केटर नहीं कर सके। इसके बाद आता है ज़िया उल हक साहब का दौर, जो कि चौथा ईरा है हमारी इकोनॉमी के अंदर। अभी तक हम देख रहे थे 1947 से 1977 तक पाकिस्तान में पॉलिसी मेकर्स का फोकस था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ज़िया उल हक साहब के दौर में वो जो फोकस था वो शिफ्ट हो गया फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू सिक्योरिटी सेंसिटिविटी। ज़िया उल हक के दौर में अफगान वॉर शुरू हुई, अमेरिका ने हमें पैसा देना शुरू किया, हमने उस पैसे से मुजाहिदीन डेवलप किए, हमने उनके दिमाग में डाला कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी सेंसिटिव स्टेट है, हमारे सर्वाइवल को खतरा है, हम पर सोवियत यूनियन हमला कर सकता है, लिहाजा हमें ज़रूरत है कि हम सोवियत यूनियन को कंटेन करें अफगानिस्तान। तो वहाँ से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिकवरी शुरू हुई थी फ्रॉम 1947, वो अब उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। जो पैसा आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे लगा रहे थे, अब वो पैसा जंग पे लग रहा था, अब वो सिक्योरिटी इन्हांसमेंट पे लग रहा था, वो डिफेंस पे लग रहा था और आपकी आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी जो है वो सफर करना शुरू हो रही थी। और दूसरा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ज़िया उल हक साहब के दौर में ये आया कि पाकिस्तान की इनफॉर्मल या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बढ़ना शुरू हो गई। अनडॉक्यूमेंटेड या इनफॉर्मल इकोनॉमी, हम ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं जहां गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर पा रही होती कि कौन कितना पैसा कमा रहा है, क्योंकि आपके मुल्क में बड़े से बड़े कारोबार से लेकर छोटे से छोटे कारोबार तक लोग ट्रांजैक्शंस कैश में करते हैं, बैंक्स को यूज नहीं करते। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो उस टाइम पर हमारे मुल्क में जो हमारे अफगान रेफ्यूजीज आए, उन्होंने यहाँ पर आकर छोटे छोटे इनफॉर्मल बिजनेसेस शुरू किए और वो बिजनेसेस एक्सपैंड होते चले गए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि ज़िया उल हक के दौर के अंदर एक तो हम एड बेस्ड इकोनॉमी चला रहे थे और दूसरा हमारे मुल्क में इनफॉर्मल इकोनॉमी का साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, जो कि पाकिस्तान की रियासत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ज़िया उल हक साहब के दौर के बाद पांचवा दौर आता है मईशत का, इसे कहते हैं नियो लिबरलिज्म ईरा, जो 1988 के बाद शुरू हुआ और ये 2001 तक गया। ये जो दौर था, इस दौर में पाकिस्तान के लिए बहुत मसाइल थे। इस दौर के अंदर दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया था। कोल्ड वॉर खत्म हुई थी, दुनिया में डेमोक्रेसी, ग्लोबलाइजेशन
ट्रेड, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ग्लोबल कनेक्टिविटी, ग्लोबल विलेज जैसे कॉन्सेप्ट इमर्ज कर रहे थे। दुनिया अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर रही थी, मार्केट्स को ओपन कर रही थी। तो पाकिस्तान ने भी क्या किया? पाकिस्तान ने भी अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना शुरू कर दिया। आपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जिनको रियासत ओन करती थी, आपने उनको प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। आपने गवर्नमेंट की रेगुलेशंस कम करना शुरू कर दी, लेकिन उसका कुछ खातिर खा फायदा नहीं हुआ। उसकी रीजन है कि इस पूरे दौर में, इन 11-12 सालों में पाकिस्तान में 4 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आईं, चारों को गिरा दिया गया। कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी, और जो भी गवर्नमेंट आती थी वो अपना माशी प्लान लेकर तो आती थी, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाती थी क्योंकि उसको टाइम नहीं दिया जाता था। और दूसरा, यहीं से आगाज आपका हुआ कि आप IMF के पास शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए जाना शुरू हुए। लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए तो हम 1958 से जा रहे थे। आपने पहली दफा शॉर्ट टर्म लोन्स लेने के लिए 1988 में बेनजीर साहबा जाना शुरू हुई, और आप आहिस्ता आहिस्ता IMF के उस विशियस डेट साइकिल में फंसते चले गए। ये जो पूरा दौर था, इसमें पाकिस्तान को करंट अकाउंट डेफिसिट जैसे मसाइल का सामना था। हम हायर डेट लेवल्स में फंसे हुए थे, हम फिस्कल डेफिसिट में फंसे हुए थे, हमारा टैक्सेशन सिस्टम बड़ा फ्लॉड था। और उसके साथ साथ 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे, जिसने मजीद पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन को और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ख़राब किया और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया। इसके बाद अगला दौर आता है मुशर्रफ साहब का। 9/11 का वाकया होता है, और 9/11 के बाद अमेरिका हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटा देता है, हमें दोबारा पैसा मिलना शुरू होता है, और मुशर्रफ साहब अपना एक इकोनॉमिक मॉडल लेके आते हैं जिसे कंज्यूमर क्रेडिट मॉडल कहा जाता है। मुशर्रफ साहब ने एक बड़े लेवल पर कंज्यूमर्स को क्रेडिट्स दिए। उन क्रेडिट से उन कंज्यूमर्स ने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाना शुरू की। पाकिस्तान में दोबारा से कारोबारी एक्टिविटीज़ बढ़ना शुरू हुई। टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर करने के लिए मुशर्रफ साहब ने एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया, लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया और उनको कहा कि आप नीचे से टैक्स जो है वो ऊपर तक पहुंचाएं। और मुशर्रफ साहब ने हायर एजुकेशन कमीशन बनाया, एजुकेशन सेक्टर पे काम किया, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालात कुछ बेहतर होना शुरू हुए जब हम उसका कंपैरिजन 1990s के साथ करते हैं। दूसरा ये कि ये वो दौर था जिसमें पाकिस्तान में डिजिटाइजेशन बढ़ना शुरू हुई, इंटरनेट पाकिस्तान में पेनिट्रेट होना शुरू हुआ, लोगों ने ऑनलाइन सर्विसेज देकर पैसा कमाना शुरू किया, और वहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर आया, गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी हम ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं जिसमें लोग इनफॉर्मली फ्रीलांसिंग करके पैसा कमा रहे होते हैं और वो इकोनॉमी के अंदर अपना एक इनपुट दे रहे होते हैं। तो इसने भी एक बहुत पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा प्रोग्रेसिव रोल प्ले किया। इसके बाद अगला दौर आता है पीपल्स पार्टी का। तो पीपल्स पार्टी ने एक जो बहुत बड़ा काम किया वो था 18वीं तरमीम। लेकिन इस 18वीं तरमीम से जहां पर आपने सूबों को एम्पावर किया, सूबों को पैसे दिए, वहां पर आपने फेडरेशन को कमजोर कर दिया और फेडरेशन पे ही जिम्मेदारी डाल दी कि आप हर 5 साल बाद जो टैक्स से पैसा कमाएंगे वो आप सूबों में बांटेंगे। तो एक बड़ी गलती जो 18वीं तरमीम में की गई वो ये थी कि एक तरफ आप सूबों को एम्पावर कर रहे हैं, दूसरी जगह फेडरल गवर्नमेंट को कमजोर कर रहे हैं, और तीसरा आप फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं कि आपने सूबों के बर्डन को बर्दाश्त करना है। तो इसने पाकिस्तान के अंदर एक और बहुत बड़ा डायलेमा क्रिएट कर दिया। दूसरा ये कि 18वीं तरमीम में जो NFC अवार्ड है कि आपने सूबों में पैसे बांटने कैसे हैं, मैं समझता हूं वो NFC अवार्ड भी फ्लॉड है, क्योंकि उस NFC अवार्ड में 82% वेटेज आपने पॉपुलेशन को दी है कि आप 82% वेटेज देंगे उस एलिमेंट को कि अगर किसी सूबे के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। पाकिस्तान एक ऑलरेडी ओवरली पॉपुलेटेड कंट्री है। हमारी इस टाइम पर 25 करोड़ आबादी है। हमें इस टाइम चाहिए कि हम अपनी आबादी को कम करें। हम उल्टा इंसेंटिवाइज कर रहे हैं अपने सूबों को कि आप और आबादी बढ़ाएं, आपको और पैसे मिलेंगे। तो ये एक फ्लॉड मॉडल है NFC का, जहां पर हम एक
पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स दे रहे हैं और पाकिस्तान में जो रिसोर्स कैपेसिटी है वो कम हो रही है, हमारे पॉलिसी मेकर्स को 18वीं तरमीम के इन इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को गौर से देखकर नई लेजिस्लेशंस करनी चाहिए जहां पर हम इन मसाइल को हल कर सकें। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी का जो दौर था वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से एक ब्लीक दौर था, जिसमें लोड शेडिंग और पावर सेक्टर के मसाइल ने हमारी जो एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री थी उसकी कमर तोड़ दी और हमारी पूरे का पूरा टेक्सटाइल सेक्टर बंद हो गया। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स नीचे जाना शुरू हो गई और इससे भी बढ़कर पाकिस्तान में उस टाइम पर टेररिज्म अपने अरूज पे था और उस टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आना बंद हुई और पाकिस्तान अगेन एक सिक्योरिटी सेंसिटिव स्टेट जो है वो डिक्लेयर हो गया। इसके बाद नवाज शरीफ साहब का दौर आता है, तो नवाज शरीफ साहब के दौर में एक प्रोमिनेंट चीज जो हुई इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से वो था सी पैक। ऑल्दो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्राइसिस था पावर सेक्टर का, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत थी, आपने उसके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लेकिन उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हुए आपने उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स नहीं देखे। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा सी पैक की, कि सी पैक में जो आपने कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स लगाए, आज वो आपके लिए सिर्फ एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन का सबब नहीं है, बल्कि जहाँ पर वो प्रोजेक्ट्स लगाए गए और उनके आसपास जो आबादी रहती है उनको डिस्प्लेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। तो वहां पर नेचुरल हैबिटेट जो है वो सारा डिस्टर्ब हुआ। और दूसरा, आज यूरोप दुनिया में कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस करवा रहा है और उसमें से एक प्रोमिनेंट टैक्स है CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यूरोप पाबंद कर रहा है मुल्कों को कि जो आप चीज प्रोड्यूस करके हमें बेचेंगे, हम उसे इंपोर्ट करेंगे और उसके अंदर जितनी कार्बन एमिशंस आपने की हैं आप उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और आने वाले दौर में ये CBAM पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पर अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर कोल पे चला रहा है, जो प्रोजेक्ट्स आपने CPEC के अंडर लगाए थे। और CPEC के अंडर आपने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं, जिसमें से अभी राशा इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद और धाबेजी इंडस्ट्रियल जोन जो ऑपरेशनल है, वहां पर भी कोई खातिर खां आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमोटिव सेक्टर के प्लांट्स ऐसे नहीं लगे जो आप सोच रहे थे कि आपके मुल्क में बहुत इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, उस तरह से वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ सकी, क्योंकि आपने उस तरह से इंसेंटिव्स या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद इमरान खान साहब का दौर आता है, जो नवा ईरा है इकोनॉमी का। इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ी, इंडस्ट्रियल सेक्टर चलना शुरू हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 के आने से पाकिस्तान की इकोनॉमी एक दफ़ा फिर क्राइसिस के अंदर जाना शुरू हुई। उसके अंदर कुछ सोशल प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, जहां पर एक मजदूर तबके को 12,000 रुपये के तौर पर इंसेंटिव्स दिए गए और कामयाब नौजवान प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव्स लिए गए, जिसका मकसद था एक गरीब शख्स को अपलिफ्ट करना और अगेन वही भुट्टो वाला मॉडल कि हम सोशल इनइक्वालिटीज़ को जो है वो कम करेंगे। और इसमें खान साहब के जाने के बाद एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया जिसे कहते हैं SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। इस SIFC का मकसद असल में ये है कि आप बाहर के मुल्कों से, ख़ास तौर पे गल्फ़ कंट्री से जो है वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, IT सेक्टर में, कम्युनिकेशन में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर के अंदर, ताकि पाकिस्तान के अंदर जॉब्स क्रिएट हों, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। तो इस तरह से आपने इस टाइम पर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए एक नया अदारा बनाया, जिसका मकसद है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को दोबारा रिवाइटलाइज किया जाए। तो ये एक ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री का ओवरव्यू था। इसके की टेक अवेज क्या हैं? सबसे पहला टेक अवे तो ये है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं होगी, हम कभी भी माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं हो सकते, क्योंकि हमने 8 5 साला प्लान बनाए फ्रॉम 1955 टू 2000, वो सारे के सारे फेल हुए। हमने उसके बाद मुशर्रफ दौर में उन 5 साला प्लान को एक नया नाम दे दिया, मिड टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। जो 3 साला प्लान थे हमने वो भी बनाकर देखे, वो भी फेल हो गए। और इस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म एक नए 5 साला प्लान पे काम कर रही है, जो कि एक बिल्कुल भी नई चीज़ नहीं है, उसी तर्ज का 5 साला प्लान है। तो जब तक आपके मुल्क में कोई स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं आएगी,
वो इस तरह के फैसले नहीं करेगी जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर किया जा सके, तो तब तक आपकी मईशत बेहतर नहीं हो सकती। दूसरा टेक अवे ये है कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला है इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क। पाकिस्तान में जब जब कोई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को साइड पे करके वो अपनी माशी पॉलिसियाँ ले आई है, और जब वो गवर्नमेंट गई है, मार्शल लॉ लग गया, या नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उसके मॉडल को पीछे करके अपना मॉडल इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो पाकिस्तान में जब तक आप सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, तो तब तक आपके मुल्क में इकोनॉमी आपकी ठीक नहीं हो सकती। और तीसरा, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं या किसी मुल्क के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, जब तक कि आप उसके दूर पा नताइज जो है वो नहीं देख लेते, तब तक आप उस प्रोजेक्ट को साइन ना करें। जैसा कि सी पैक, ऑल्दो सी पैक एक गेम चेंजर हो सकता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन सी पैक के बहुत से ऐसे नेगेटिव पहलू हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने आज तक बात नहीं की, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने बात नहीं की, और ये हमें आने वाले दौर में एहसास होगा कि इस प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से जो है वो साइन किया जा सकता था। और आखिर में ये कि हमने अपनी मईशत को चलाने के लिए पैरेलल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए हुए हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अगर आप इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अदारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, दूसरा अदारा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तीसरा अदारा आपने अभी क्रिएट कर लिया SIFC, और फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के आगे फर्दर प्रोविंशियल ब्रांचेस हैं, प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो जब बाहर से एक फॉरेन इन्वेस्टर आपके मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो वो हमेशा से कंफ्यूज रहेगा कि मैंने किस फोरम पर जाकर अपने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सा फोरम जो है वो मुझे डील करेगा। तो इसलिए बजाय इसके कि आप किसी एक काम को करने के लिए पैरेलल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करें, आपके पास एक सिंगल विंडो होनी चाहिए, आपके पास एक फोरम होना चाहिए जो फैसिलिटेट करे आपके इन्वेस्टर को और आपके मुल्क के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करें। तो ये की टेक अवेज थे इस पूरी माशी तारीख को देखते हुए कि पाकिस्तान ने अभी तक क्या हासिल किया, पाकिस्तान ने अभी तक क्या नुकसानात किए, और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के मौजूदा इस टाइम मसाइल क्या हैं और हम उसका किस तरह से हल निकाल सकते हैं। आप अक्सर सुनते हैं स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान में आनी चाहिए। मेरी अगली वीडियो उन्हीं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे होगी कि पाकिस्तान में किस किस्म की स्ट्रक्चरल तब्दीलियों की ज़रूरत है जिससे हम पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया।